हमने आज टॉपिक लिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऐसे मीन्स सब्सटेंस है जो मिनिमम 2 एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होने के बाद बन जाता है, और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है यानी कंपाउंड जब फॉर्म हो जाता है उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम है कि जहाँ से वो बना है यानी कि रिएक्टिंग जो भी एलिमेंट है या एटम्स है उनके प्रॉपर्टी से कंपाउंड का प्रॉपर्टी बहुत अलग होता है। और जो भी कॉम्बिनेशन होता है केमिकल जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के एग्जांपल करें तो पानी क्या होता है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एक साथ आ जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? तो हमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि हमें पानी मिलता है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं किसी भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उस नंबर को वैलेंसी बोलते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, एटम के लिए। और अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जाते तो शेयर किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसको कहते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम वैलेंसी की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 आती है, यानी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है केमिकल बॉन्ड बनाते वक्त। और फ्लोरीन जो है वो उसका भी वैलेंसी 1 आता है, यानी कि फ्लोरीन जो है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कोई सब्सटेंस के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है और उसका बॉन्ड ब्रेकिंग जो भी हुआ है वो दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एटम के साथ नए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और एक्चुअली अपने एटम के साथ वो बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, दूसरे बॉन्ड के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और उसकी वजह से न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है। तो ये जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो इसको ही क्या कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लें और 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन गैस ले लें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें 2 मोल क्या मिलेंगे? तो 2 मोल हमें पानी के मिलेंगे। कभी भी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो फॉर एग्जांपल ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं? ए और बी मिलकर एक साथ आते हैं और बनाते हैं मान लीजिए सी और डी। तो इस प्रोसेस में ये जो ए और बी है इसको वो कहते हैं रिएक्टेंट्स। और ये जो सी प्लस डी है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो भी ये एरो दिखा है यहाँ से यहाँ, इसका मतलब क्या? इन रिएक्टेंट ने ये प्रोडक्ट को बना दिया है। अगर कभी मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एरो दिखाया है ऊपर वाला, तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है। अगर मान लीजिए कभी केमिकल रिएक्शन में डाउन एरो दिया है तो यानी कि उसमें क्या हो गया कि प्रेसिपिटेशन हो गया है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंटेनर लिया तो उसमें नीचे जो सरफेस है उसका बेस है, तो बेस में कुछ ना कुछ सब्सटेंस जमा हो गया है। अगर मान लीजिए कभी केमिकल रिएक्शन में हम एरो के ऊपर अगर ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल का मतलब है कि हमने हीट दिया है रिएक्टेंट को, ए और बी को हमने हीट दे दिया और हीट दे के ये एक्चुअली रिएक्शन आगे आई है। तो अगर हीट अगर हम देते हैं तो इसको ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो गया। मान लीजिए अगर हम प्रोडक्ट साइड को अगर हीट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हीट क्या हो गई? रिलीज हो गई है। अगर कभी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट अगर रिलीज हो रही है तो यानी कि वो कौन सी रिएक्शन हो गई? तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। मान लीजिए इस एरो के ऊपर अगर हमने कुछ लिखा है, हीट लिखा है या और कुछ लिखा है, तो ये क्या होता है? अगर एरो के ऊपर है तो ये है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट है या कंडीशंस होती है, जो प्रेशर लिख सकते हैं, इवन टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो ये क्या है? कंडीशंस है, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर। ये जो कंडीशन है ये हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन लिखने के मीन्स एक्चुअली डिटेलिंग है कि आपको उससे पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या उस केमिकल रिएक्शन में लिखा है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में होता है कि ए और बी यानी कि 2 रिएक्टेंट एक साथ आते हैं और 2 रिएक्टेंट एक साथ आके मान लीजिए सी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो जब भी मिनिमम दो रिएक्टेंट एक साथ आते हैं और दो रिएक्टेंट एक साथ आकर मान लीजिए एक मिनिमम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल ले NH3 यानी अमोनिया गैस अगर हम ले ले और हाइड्रोक्लोरिन गैस अगर हम एक साथ ले ले, हमें क्या मिलेगा? NH4Cl। तो ये भी क्या मिलेगा? हमें सॉलिड में मिलेगा। तो ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम, ये क्या है? अमोनिया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितना आउटपुट बनता है? तो मैक्सिमम 1 आउटपुट बनता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? मान लीजिए एक कोई तो कंपाउंड है, कंपाउंड को हमने गर्म किया, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा? ये ए और बी में जो भी जिससे वो बना था उसमें उसी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में या आइटम में अगर वो टूट जाएगा, तो इसमें क्या होता है? तो इसको ही कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए। और जिसमें भी आउटपुट आते हैं वो मिनिमम कितने आने चाहिए? 2 आते हैं। तो एक्चुअली जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक्चुअली 2 प्रकार से होता है। तो एक होता है थर्मल। तो थर्मल के केस में क्या होता है कि आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगी? CO2, ये गैस मिलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें गैस मिल रही, तो ये क्या हो गया? तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमने पानी लिया, वो पानी में से क्या करंट पास किया हमने? तो हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में और प्लस ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में। तो ये क्या है कि पानी टूट गया है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये किसका एग्जांपल है? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि मान लीजिए कोई तो एक कंपाउंड ऑलरेडी अवेलेबल है AB, और उसके साथ अगर हमने कोई एलिमेंट मान लीजिए C अगर डाल दिया, तो उसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए CB का कॉम्बिनेशन हो गया, मान लीजिए C A की जगह पे आ गया और A इसमें से बाहर आ गया केमिकल रिएक्शन से। तो ये प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो ये जब बाहर आ जाता है तो यानी कि C ने क्या किया? C ने डिस्प्लेस किया A को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक सॉलिड कभी मान लीजिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डाल दें, तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट मिलेगा और प्लस हमें कॉपर मिलेगा। तो कॉपर क्या मिलेगा? हमें सॉलिड केस में मिलेगा। जो जिंक हमने डाला था सॉलिड केस में था, कॉपर सल्फेट जो था वो एक्वस कंडीशन में था, यानी कि पानी में उसको डाला था। और जो जिंक हमें सल्फेट मिला ये भी किसके फॉर्म में मिला है? एक्वस फॉर्म में मिला है। तो जिंक ने क्या किया है? तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इस केमिकल रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा कंसेप्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो हमने इसमें 2 रिएक्टेंट लिए AB और CD। तो AB एक कंपाउंड है और CD भी एक कंपाउंड है। तो मान लीजिए A की जगह पे मान लीजिए यहाँ C आ गया, तो ये हो गया CB, और B की ये एक्चुअली जो A है वो किसकी जगह पे आ गया? C की जगह पे आ गया। तो A ने किसको रिप्लेस किया? तो C को रिप्लेस किया, तो ये हो गया AD। यानी कि देखिए हमने पहले रिएक्टेंट लिया AB, तो हमें प्रोडक्ट मिला CB। अगर हमने दूसरा रिएक्टेंट लिया था CD, तो हमें दूसरा प्रोडक्ट मिला है AD। तो A ने C को रिप्लेस किया और C ने A को रिप्लेस किया। तो ये एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट को में हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो अगर इसमें क्या मिलेगा? हमें AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड हमें मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। और प्लस हमें क्या मिलेगा? NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट हमें मिल जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट जो हमें मिला, तो देखिए यहाँ क्या हो गया कि सोडियम ने Ag को इसमें डिस्प्लेस कर दिया और सिल्वर ने
सिल्वर ने यानी Ag ने किसको डिस्प्लेस किया दिया, तो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होती है कि हीट इवॉल्व हो जाती है। तो हीट इवॉल्व होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा था, प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिलेगी, तो हीट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया सॉलिड केस में, और उसमें अगर हमने पानी मिक्स कर दिया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कहाँ डाल दिया, तो पानी में डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, तो NaOH जो है, तो ये सॉलिड था तो वो एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये होने के बाद आपको क्या मिली है, हीट भी मिली है। तो ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है। इसमें क्या हो गया कि हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है तो वहाँ क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जांपल है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन में है कि जिसे हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट एब्जॉर्ब्ड। यानी कि अगर उस केमिकल रिएक्शन को होने देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो एक्चुअली वो डिजोल्व नहीं होगा। तो डिजोल्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हीट देना पड़ेगा। और हीट देने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो KNO3 है, ये KNO3 क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, यानी कि ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि पोटेशियम जो सॉलिड था, पोटेशियम जो नाइट्रेट था, तो उसको आप डिजोल्व करने के लिए, पानी में डिजोल्व करने के लिए आपको हीट देनी पड़ी, आपको गर्म करना पड़ा। तो यानी इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ रिएक्शन होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि आपने कौन से रिएक्टेंट लिए, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं कि नहीं, उस पर भी डिपेंड है। साइज ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए अगर आपने पानी में अगर शुगर डाला, तो शुगर डाला तो उसको डिजोल्व होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन उसके बजाय अगर आपने पाउडर डाला, शुगर का मिक्स में उसको ग्राइंड करके अगर उसमें पाउडर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। यानी कि वह साइज, पार्टिकल जो साइज है उस पर भी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस आपने स्ट्रांग लिया है या डाइल्यूट लिया है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या रहेगा। उसके बाद होता है केमिकल रिएक्शन। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन, मान लीजिए एंडोथर्मिक है, तो अगर एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे जल्दी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए वही अगर रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, अगर वहाँ आपने टेम्परेचर अगर ज़्यादा दे दिया तो वो जो रिएक्शन है वो कैसे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज़रूरत नहीं है हीट की, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट की ज़रूरत है। यानी कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रिएक्शन होगी नहीं होगी। उसके बाद है कि कैटलिस्ट अगर आप कौन सा यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपने रेलेवेंट कैटलिस्ट यूज़ किया तो आपको क्या हो जाएगा कि वो रिएक्शन जल्दी होती हुई दिखेगी। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो वो बहुत इंस्टेंटली रिएक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लीजिए ए है, तो इस ए सब्सटेंस में अगर हम उसको ऑक्सीजन ऐड करें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई तो कंपाउंड है जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन जुड़ा था, तो अगर मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है, अगर हम इस रिएक्शन में से अगर हाइड्रोजन को निकाल ले, अगर इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकाल ले तो इसको भी क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। अगर हमने ऑक्सीजन को अगर उसमें ऐड कर दिया तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई तो ए एलिमेंट है या कंपाउंड है, अगर ये एलिमेंट या कंपाउंड ने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, अगर इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए तो भी ये क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कंपाउंड है, बोलिए एलिमेंट है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो 3 प्रकार के ऑक्सीडेशन हो सकता है। आप उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड कर दे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर उस कंपाउंड में से अगर आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर उस जो भी कंपाउंड है या एलिमेंट है, अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए ये क्या कर दिया, कंपेल कर दिया, तो इस केमिकल रिएक्शन में जो ए है तो ए का ऑक्सीडेशन हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं। इस कंसेप्ट है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए हमारा कोई तो कंपाउंड है, एलिमेंट है या कंपाउंड है ए है, तो अगर हमने इसको अगर मान लीजिए इसमें अगर हाइड्रोजन को जोड़ दिया,
इसके साथ अगर हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो ये इसका ए जो है उसका रिडक्शन हो गया। या अदरवाइज मान लीजिए ए ऑलरेडी ऑक्सीजन से जुड़ा था और उसमें से हमने क्या रिलीज कर दिया, तो ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया और ए को सेपरेट कर दिया, तो मान लीजिए O + A ऐसा कुछ कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया, ए का रिडक्शन हो गया, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, अगर हमने इसको क्या किए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, हाँ हमने इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो उसके वजह से क्या हो गया, उसका जो चार्ज है वो चार्ज कम हो जाएगा, तो चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में भी इसका रिडक्शन हो गया, ऐसे कह सकते हैं। तो यानी कि 3 प्रकार है रिडक्शन करने का। एक तो जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, अगर ऑलरेडी वो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा तो उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर दीजिए या उसमें से टेक आउट कर दीजिए ऑक्सीजन को, या अदरवाइज उस जो एलिमेंट या कंपाउंड है उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसकी वजह से उसका जो चार्ज है, तो चार्ज अगर रिड्यूस हो जाएगा, तो चार्ज रिड्यूस हो जाएगा तो उसको कहते हैं रिडक्शन। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रिडक्स रिएक्शन। तो रिडक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन, किसी सब्सटेंस का रिडक्शन और किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉपर ऑक्साइड कभी लिया, तो कॉपर ऑक्साइड में अगर हमने हाइड्रोजन गैस अगर हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस अगर ऐड कर दी, तो क्या मिलेगा, हमें कॉपर सॉलिड मिलेगा और हमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो हमें पानी मिलेगा लिक्विड के केस में। तो देखिए इस केस में क्या हो गया, हमने इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव किया, तो ऑक्सीजन रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये जो है, तो ये कॉपर जो है, कॉपर का रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इस केस में क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहेंगे हम रिडक्स रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि कोई भी मेटल है तो मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम कोरोजन ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा रहेगा तो मेटल होता है आयन मेटल, तो आयन क्या करता है, तो आयन किसके साथ रिएक्ट करता है, हवा में जो भी पानी है उसके साथ और ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है और .H2O, यानी कि क्या है, उसमें पानी का भी आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यानी कि ये जो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आयन रस्ट। तो ये रस्टिंग ऑफ आयन जो है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है रस्टिंग है Fe2O3 + .H2O, तो ये आयन रस्ट है। तो कभी भी मेटल और ऑक्सीजन एक साथ आएंगे तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, तो कोरोजन प्रोसेस हो जाएगी। और कोरोजन प्रोसेस से होता क्या है कि मेटल है वो जल्दी ख़राब होना चालू हो जाता है, उसकी लाइफ मेटल की कम हो जाती है। अगर हमें कोई भी मेटल है तो मेटल का अगर कोरोजन रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसको एक्चुअली हमें करना पड़ेगा, पेंट कर सकते हैं उसको। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं कोट कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। यानी कि कोटिंग करेंगे अगर दूसरे मेटल के द्वारा, कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, तो भी क्या हो जाएगा कि वो कोरोजन नहीं होगा। अगर उसको पेंट भी करेगा तो पेंट करने के बाद होगा हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड वाटर, ये क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम पेंटिंग और कोटिंग ऐसे 2 मेथड है कि जिससे हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आप प्रिवेंशन करते हैं कोरोजन का, तो जो लाइफ है मेटल का, तो लाइफ मेटल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और उसकी जो ताकत है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है मेटल की, वो रिटेन रहेगी। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रैंसिडिटी। जब भी हम हवा में, एयर में अगर ऑयल रखते हैं, तो ऑयल के साथ अगर मान लीजिए हवा का जो भी ऑक्सीजन है या इवन वाटर वेपर है, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये ऑयल प्लस ऑक्सीजन एक साथ आ जाएगा, तो ये जो सब्सटेंस है तो इसको क्या बना देता है, तो ये रैंसिड बना देता है। और इस रैंसिडिटी से क्या होता है कि जो फूड होता है तो फूड स्पॉइल हो जाता है, इससे फूड स्पॉइल भी होता है, इवन हमारा ऑयल भी स्पॉइल हो जाता है। और एक्चुअली ये क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है, दिस कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑयल हो गया या अदर ऑयल रिलेटेड या ऑयल जैसी जो भी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा हवा में खुला नहीं रखना है, आपको पैक करके रखना है, नहीं तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके तो रैंसिडिटी प्रोड्यूस कर देगा और रैंसिडिटी आपको फूड पॉइजनिंग दे सकता है एंड विच में बी डेंजरस टू यू।